हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का लेक्चर नंबर 1। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन के बारे में। रेफ्रिजरेशन क्या होता है और उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे रेफ्रिजरेशन से। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेफ्रिजरेशन का जो फंडामेंटल्स होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हमें फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी कि प्रशीतन की प्रक्रिया, उसे हम लोगों को समझना है। इसको पहले समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका जो रूम है इसका तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर कोई पदार्थ है जिसका तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस और आपका जो सराउंडिंग है उसका भी तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये अज्यूम कर लीजिए, फिर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। नाउ स्टार्ट विद द डेफिनेशन। रेफ्रिजरेशन एक आर्टिफिशियल विड्रॉल इज द आर्टिफिशियल विड्रॉल ऑफ हीट एंड प्रोड्यूसिंग लोअर टेम्परेचर इन अ सब्सटेंस और अ स्पेस विच वुड एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इस डेफिनेशन को समझते हैं। मान लीजिए कि आपका जो स्पेस था यानी कि आपका जो रूम था उसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था और साथ ही साथ सराउंडिंग का जो तापमान था वो भी 25 डिग्री सेल्सियस था। क्योंकि इन दोनों का तापमान एक ही है तो इसमें कुछ खास प्रभाव हमारा जो सराउंडिंग है वो नहीं डाल रहा है। दोनों 25 डिग्री सेल्सियस पे बने हुए हैं। अब अगर हमें इसको 25 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पे बनाना है तो हमें इसमें से कुछ हीट बाहर निकालनी पड़ेगी और सराउंडिंग को देनी पड़ेगी। अब जब इसमें से हीट बाहर निकली है तो ये प्राकृतिक प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपने आप से कोई चीज़ स्वतः कम तापमान पे नहीं हो सकती अगर उसके वातावरण का तापमान भी उसी के बराबर है। इसके लिए हमें एक डिवाइस यूज़ करनी पड़ती है जिसको हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। तो ये जो एक डिवाइस है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जब हम लोग उसको यूज़ करेंगे उसके बाद इसका तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बनाएंगे तो ये जो प्रक्रिया होगी इसी को हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया। और क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल विड्रॉल ऑफ हीट है, मतलब अप्राकृतिक तरीके से हमने यहाँ से ऊष्मा जो है वो बाहर निकाली है, इसीलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ द आर्टिफिशियल विड्रॉल ऑफ हीट एंड प्रोड्यूसिंग लोअर टेम्परेचर इन अ सब्सटेंस और स्पेस विच वुड एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। हिंदी में देखते हैं। प्रशीतन की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी पदार्थ के भीतर की ऊष्मा को नियंत्रित परिस्थिति में बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पदार्थ का तापमान उसके परिस्थान, यहाँ परिस्थान होगा, परिस्थान तापमान से कम किया जाता है तथा उसके भीतर की ऊष्मा लगातार बाहर निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें इसको 5 डिग्री सेल्सियस बनाना है और साथ ही में मेंटेन रखना है, सॉरी, यहाँ पे अगर हमें इससे बनाना है और साथ ही साथ मेंटेन भी रखना है तो उसके बाद हमें मेंटेन रखने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ ऊष्मा जो है वो बाहर लगातार निकालनी है। तो अगर इसको हमें 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना है तो इसमें से कॉन्टिन्यूअस कुछ अमाउंट ऑफ ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती रहेगी। इसी को हम लोग, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया यानी कि प्रशीतन की प्रक्रिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डायग्राम क्या होता है। अगर कोई डिवाइस लगाई गई है, कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाया गया है तो वो उसके डायग्राम कैसा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा कन्फाइंड स्पेस है, मान लीजिए हमारा रूम था, उसको हम लोगों को ठंडा करना है तो हमने एक एसी लगा दिया, ठीक है। रूम को ठंडा करने के लिए एसी का प्रयोग किया या फिर कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा दिया, ठीक है। और बाहर का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तो रूम का जो तापमान है वो हमने मान लीजिए कि 5 डिग्री सेल्सियस बना के रखा है। तो ये 5 डिग्री सेल्सियस बनाना और साथ ही मेंटेन रखने के लिए लगातार इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल रही है जो कि Q1 अमाउंट की है। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जा रही है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चलाने के लिए कुछ हम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट दे रहे हैं। ये जो एनर्जी इनपुट है
ये समझ लीजिए कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसको चलाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दे रहे हैं, और ये सराउंडिंग में कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लॉस कर रही है। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से इसने ऊष्मा निकाली आपके कमरे से, अब रेफ्रिजरेशन सिस्टम ने इसको सराउंडिंग में डाल दिया। तो सराउंडिंग ऑलरेडी उच्च तापमान पे था और इसमें से जो ऊष्मा बाहर निकली वो भी सराउंडिंग में ही चली गई। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो तापमान है सराउंडिंग का वो आपके रूम के तापमान से ज़्यादा होगा। तो ये है हमारा कंप्लीट डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है रेफ्रिजरेशन की यूनिट। तो मैंने यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं बताई आप लोगों को, ये सेकंड डेफिनेशन। तो यहाँ पे एशरे यानी कि एक सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स की, जो कि रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड जितने भी मापदंड होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, इनको तय करती है और इनको ओवरऑल जो भी हमारे हर जगह पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कॉन्फ्रेंस होती हैं उनको मेंटेन करती है, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्कस करती है। तो ये एक सोसाइटी है। एशरे रेफ्रिजरेशन की एक यूनिट, इन्होंने एक फंडामेंटल डेफिनेशन दी है, हम लोग उसको समझते हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ सराउंडिंग। तो अगर सराउंडिंग का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और अगर हम लोग किसी स्पेस का या पदार्थ का तापमान उससे कम मेंटेन रख रहे हैं, बना रहे हैं और मेंटेन रख रहे हैं, उसी को हम लोग रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अब ये जो एशरे है, इन्होंने ही इसकी एक इकाई भी बनाई है, एक यूनिट बनाई है कि रेफ्रिजरेशन हम लोग कैसे बताएंगे, कि किस अमाउंट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कि जैसे मास होता है तो मास आप लोग बता सकते हैं ग्राम में या केजी में, वैसे ही ये जो रेफ्रिजरेशन हो रहा है इसको हम लोग किस इकाई में देंगे, तो ये हम लोग देते हैं टन में। तो यहाँ पे जो इसकी रेफ्रिजरेशन की यूनिट होती है वो होती है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसकी एक डेफिनेशन है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग समझते हैं। इट इज़ इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड to produce 1 ton of ice at 0 degree Celsius from water available at 0 degree Celsius in 1 day। तो हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, मान लीजिए 1000 kg ऑफ वाटर है। जब हम इसको कुछ अमाउंट ऑफ ऊष्मा, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे बाहर निकाल रहे हैं, तो ये 1000 kg ऑफ आइस बन जा रही है, ठीक है, 1000 kg ऑफ आइस बन जा रही है। और 24 घंटे तक अगर इस ऊष्मा को हम लोग निकालते रहें तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है उसी को हम लोग 1 टन ऑफ हीट कहते हैं या रेफ्रिजरेशन कहते हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसकी हिंदी में डेफिनेशन अगर हम लोग समझें तो हिंदी में ये कह रहा है कि अगर 1 टन बर्फ़ है, 1 टन हमारे पास बर्फ़ है, 1000 kg बर्फ़ है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर ये लगातार 24 घंटे पिघल रही है और हमारे जब बर्फ़ पिघलेगी तो बनेगी वाटर, और वाटर बन रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस दौरान में जितनी भी हीट इसमें से निकली, जितनी भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसमें से निकली, सॉरी, फिर से समझते हैं इसको, कि यहाँ पे हमारे पास एक आइस था जो कि 1000 kg पे का था, 1000 kg का आइस था। आइस जब पिघलेगा तो बनेगा 1000 kg का वाटर, तो यहाँ पे 1000 kg का वाटर बन गया ये, और दोनों का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बना हुआ है। अगर ये 24 घंटे के लिए हम लोग देख रहे हैं, 24 आवर्स यानी कि एक पूरा दिन देख रहे हैं, तो इस आइस में से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती रही जिसने कि इसका तापमान इतना बनाए रखा, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती रही, इसी को हम लोग प्रशीतन की इकाई कहते हैं, यानी रेफ्रिजरेशन की एक स्मॉल यूनिट कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें समझना यह है कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अक्सर 1 टन के बराबर क्या रखें किलो जूल में,
ये हम लोगों को समझना होता है। तो अगर हम लोग MKS सिस्टम यूज़ करेंगे, जो सिस्टम डिफरेंट दिए हुए हैं ये डायमेंशन के सिस्टम होते हैं, डायमेंशन के सिस्टम होते हैं। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि हमें किलो कैलोरी में रखना है, ये कैलोरी है, किलो कैलोरी पर मिनट में अपने रेफ्रिजरेशन यूनिट रखनी है कि किलो जूल प्रति सेकंड पर रखनी है। ठीक है, तो अगर किलो जूल हमारे क्वेश्चन में आया है तो 1 टन इज इक्वल्स टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, और अगर हम लोग इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 210 किलो जूल प्रति मिनट के बराबर आ जाता है। और फर्दर अगर हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है 12600 किलो जूल पर आवर। तो ये हमारा 1 टन की वैल्यू होती है। 1 टन की वैल्यू अगर किलो कैलोरी प्रति मिनट में पूछी गई है तो इतनी इसके बराबर हो जाएगी, किलो जूल पर सेकेंड में पूछी गई है तो इसके बराबर हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी अक्सर इस पे बन जाते हैं, तो ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। साथ ही में एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में अगर हम लोग 1 टन को चेंज करें तो वो 200 ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रति मिनट के बराबर होती है, या फिर अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये हमारे पास आ जाता है। ये होती है टन की जो वैल्यू है, अगर हमें उसे चेंज करना है किलो कैलोरी में या किलो जूल में तो वो किसके बराबर होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रशीतन का प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग समझते हैं कि हमारे पास एक कन्फाइंड स्पेस है जो कि 5 डिग्री सेल्सियस पे बनी हुई है। बाहर का जो तापमान है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, और ये बनाए रखने के लिए हमें एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकली, तभी तो ये 5 डिग्री सेल्सियस पे बन पाया। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट इसमें से निकल रही है और लगातार निकल रही है ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस बना रहे, इसी को हम लोग प्रशीतन का प्रभाव कहते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यह प्रशीतित कक्ष से प्रशीतक द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा है। तो मतलब इतना अमाउंट ऑफ हीट अगर यहाँ से निकल गया है तो यानी कि ये तापमान तो ऑलरेडी ठंडा हो गया। तो यही जो लोअर टेम्परेचर यानी कि ठंडा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है इसी को हम लोग प्रशीतन का प्रभाव कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये डेफिनेशन होती है इसकी प्रशीतन के प्रभाव की। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, वो भी समझ लेते हैं कि अगर 1 kg की जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब पिघलती है तो वो अपने परिस्थान में 335 किलो जूल ऊष्मा को अवशोषित करती है। ये बस इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इतनी गुप्त ऊष्मा इसमें होती है, लेटेंट हीट जो होती है वो आइस की इतने बराबर होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ अपना फेज़ चेंज करती है, मतलब आइस अगर वाटर बन रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो सराउंडिंग में देती है। तो ये 335 किलो जूल के बराबर ऊष्मा सराउंडिंग में देता है। ठीक है, तो इतना प्रशीतन का प्रभाव जो होता है वो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। प्रशीतन का प्रभाव हमें बस इतना समझना है कि जो हमारा स्पेस है वो एक लोअर तापमान पे बना हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस पे, और ये बने रहने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से हमेशा निकल रही है। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है उतना ही ये ठंडा होता जा रहा है। ठीक है, तो यही हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें समझना ये है कि अगर हमारे पास एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और दूसरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तो 2 रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में अगर हम लोगों को कंपैरिजन करना है कि कौन सा बेहतर है दोनों में से, तो इसके लिए हमें एक इकाई की ज़रूरत होती है कि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। तो वही चीज़ होती है जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं कि एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम दूसरे से कितना बेहतर है, इसको कंपेयर करने के लिए हमें एक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि निष्पादन गुणांक निकालना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन होती है वो ये होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द एनर्जी इनपुट और वर्क डन टू प्रोड्यूस दिस इफेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कन्फाइंड स्पेस है वो है 5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा हुआ है जो इसमें से लगातार कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकाल रहा है। ठीक है, और ये अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सराउंडिंग में जा रही है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यहाँ पे क्या होगा कि
रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चलाने के लिए हमने कुछ कार्य दिया, वर्क इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वर्क इनपुट पता है कितना हुआ, तो इसी क्यू आउट अपॉन में वर्क इनपुट जब हम लोग करते हैं तो वो हमारा COP के बराबर हो जाता है। तो किसी भी प्रशीतन तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा तथा इसके लिए प्रशीतक पर किए गए कार्य के अनुपात को हम लोग निष्पादन गुणांक कहते हैं। तो ये होती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो पर्टिकुलरली अगर हम इस लेक्चर को समराइज़ करें तो हमने देखा रेफ्रिजरेशन क्या होता है, हमने इसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश की, साथ ही में हमने देखा कि इसका एक डायग्राम कैसा बनेगा। डायग्राम के साथ ही हमने जाना कि ये इसकी इकाई क्या होती है, मतलब यूनिट क्या होती है। यूनिट की भी हमने देखा कि अगर हमें किलो कैलोरी में यूज़ करना है या किलो जूल में यूज़ करना है तो हम लोग क्या वैल्यू होती है उसकी। और साथ में हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में भी समझा और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने बेसिक्स जाने रेफ्रिजरेशन के। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।